बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। Defended our country. In that self-defense action, 6 planes were downed. We responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अपने दिफा के लिए है, जारहियत के लिए नहीं। भारत के साथ कशीदगी में एटमी जंग का अंदेशा पैदा नहीं हुआ और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं। भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश का मुस्बत जवाब देने के बजाय जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भरपूर कार्रवाई की, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को तारीखी सबक सिखाया। वज़ीर आज़म का उड़ान ओवरसीज पाकिस्तानी स्कॉलर्स प्रोग्राम के शुरका से खिताब। Today, AI-led initiatives. As a result, a sector in our industry, which was contributing just 12 billions, will now be contributing through enforcement more than 50 billion rupees. टीम वर्क, अवामी खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखता हूँ। कारकर्दगी की बुनियाद पर जांच का पैमाना ही नई तब्दीली है। अवामी खिदमत से ही हम अपना सर फखर से बुलंद कर सकते हैं। चैलेंजेस पर काबू पाने का कठिन सफर तय किया, इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। बदउनवानी और सिफारिश कल्चर खत्म करके मेरिट और शफाफियत को फरोग दिया। FBR में डिजिटलाइजेशन ने हकीकत का रूप धार लिया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ एक शोबे में मुहासिल 12 से 50 अरब रुपए हो गए। वजीर आज़म। They are all my very honorable, respected colleagues, whether they are bureaucrats, professionals, ministers. They are my masters if they are serving the nation. And I don't know them if they're not serving the nation. मौसर इक़दामात से इक़्तिसादी शोबे में इशारिये बेहतर। नौजवानों पर सरमायाकारी है। समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के हर कोन से नौजवानों की नुमाइंदगी है। शुरका को गवर्नेंस से मुतालिक उमूर समझने का तजुर्बा होगा। नौजवानों की तज्जिया और फीडबैक हुकूमती निज़ाम की बेहतरी के लिए फ़ायदेमंद होगा। वज़ीर आज़म। मुजफ्फराबाद में DGISPR और आज़ाद कश्मीर सिविल सोसाइटी की खुसूसी नशस्त। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश। रोज जो खून हुए, लूटे भी गए, मसले भी गए, दरबार हकम गूंजे भी गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। ख्वाहिश है सूबे में मुस्बत तब्दीली आए। खैबर पख्तूनख्वा मजीद सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पुरअमन एहतजाज और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। सूबे को महफूज तरीन खित्ता बनाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी। पेशावर से PTI रहनुमाओं की सरकारी गाड़ियों में लाहौर आमद। सियासी मकासद के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और हुकूमती मशीनरी का एक बार फिर बेदरेग इस्तेमाल। दूसरी तरफ दरिया स्वात में 1.5 घंटा सैलाबी रेले में फंसे मासूम शहरी आखिरी सांस तक हुकूमती मदद के मुंतजर रहे मगर कोई न पहुंचा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान।
जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर। आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत मुतफ़क़ा तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। एलामिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बहरीन। मनामा में बहरीनी हम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशत गर्दी, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम के हवाले से गुफ्तगू। सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। पंजाब में पहली बार राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। इब्तदाई तौर पर खुसूसी पुलिस फोर्स में 5000 अहलकार शामिल। पहले बैच के 3000 अहलकारों की तरबियत मुकम्मल करने के बाद शानदार पासिंग आउट परेड। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। अपने पाकिस्तान पे फख्र करती हूँ। मैं शहीदों की औलाद हूँ। 1947 की जंग में मेरा पूरे का पूरा खानदान शहीद है। मेरा लहू पाकिस्तान की जड़ों में है। मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ बाप की औलाद इतनी लायक हो कि माँ बाप का सदका जारिया बने। पाक वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान। कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल। वतन पर 2 जवान बेटे कुर्बान करने वाली दुनियापुर की बाहिम्मत माँ का हौसला और इसार पूरी कौम के लिए मशअल-ए-राह। शहादत हमारे लिए फख्र है, शिकस्त नहीं। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार इस माँ का दुश्मन को 2 टूक पैगाम। मेरे बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फख्र से बुलंद है। हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। भारत इसराइल गठजोड़। मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ जारहियत की मनसूबाबंदी जारी। भारत इसराइल अस्करी इत्तेहाद के जरिए रियासती दहशतगर्दी के फरोग के लिए सरगर्म। अरबों डॉलर के हथियार खरीद कर मोदी सरकार ने खित्ते को असलहे का मरकज बना दिया। इसराइल और भारत को मुसलमान मुल्कों से मुश्तरका खतरा है। इंडिया टुडे का इंकशाफ। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शहदाए कश्मीर भरपूर अज़्म के साथ मनाएंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। श्रीनगर शहदा कब्रिस्तान की तरफ मार्च किया जाएगा। डोगरा फौजियों ने 1931 को दौरान आज़ान 22 कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। हमास ने इसराइल के इनखला के नक्शों को मुस्तरद कर दिया। अमरीका की जानिब से पेश करदा 60 रोज़ा जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे पर इत्तिफाक़ राय न हो सका। गजा में रात भर इसराइली बमबारी, मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। गजा सिटी पर फ़ज़ाई हमलों में 10 अफराद शहीद। दीर अल बलह में खैमा बस्ती पर बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। रामल्ला में इसराइल आबादकारों के हाथों अमरीकी बाशिंदा मारा गया। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। रूस का यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन से हमला, 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रूस की जानिब से ताज़ा हमलों से मशरक़ी और वस्ती यूक्रेन को निशाना बनाया गया। हमले में 597 ड्रोन और 26 मिसाइल दागे गए। मुल्क भर में कल से मानसून की मूसलाधार बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। 17 जुलाई तक जारी रहने वाले इस स्पेल में मरी, गिलियाद, मानसरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, गुनेर, चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डीजी खान, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बलोचिस्तान और कश्मीर के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का भी अंदेशा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। चीन में अंडर 18 हॉकी एशिया का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है।
تھائی لینڈ میں دوسری ایشین مینز انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ، پاکستان کا شاندار آغاز، کوریا کی ٹیم کی 3-0 سے شکست، پاکستان اپنے دوسرے میچ میں کل سعودی عرب کے مد مقابل ہوگا۔ And there it is now, Djokovic leaves the court empty, leaves the stage. اور ٹینس گرینڈ سلیم ومبلڈن اوپن فائنل اٹلی کے جینک سنر اور اسپین کے کارلوس الکراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں جینک سنر کی سربیا کے نوواک جوکووچ کو شکست، دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز کی امریکہ کے ٹیلر فرٹز کے خلاف کامیابی۔ It's going to be out. The defense. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب کی خواتین ہیں خود مختار، ملک کی ترقی میں برابر کی حصہ دار۔ اب ہرگز نہیں امتیازی سلوک اور عدم تحفظ کا احساس، ہراسمنٹ کا خاتمہ کر رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کسی خاتون کو ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہراسگی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت پنجاب کی محنتی، پر اعتماد اور با اختیار خواتین مکمل سماجی و معاشی تحفظ کے ساتھ ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے خواتین کو محفوظ تر، مضبوط تر بنانے کے لیے تاریخ ساز اقدامات، ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، وومن سیفٹی ایپ اور پولیس پروٹیکشن ایپ کا اجرا، پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ لائن کا حصول، جینڈر بیسڈ وائلنس کے خاتمے کے لیے ٹریکنگ سسٹم کا آغاز، ڈومیسٹک وائلنس کی روک تھام کے لیے قوانین کا مؤثر نفاذ، ڈومیسٹک وائلنس کی شکار خواتین کے لیے ویمن پروٹیکشن سینٹرز کا قیام، متاثرہ خواتین کے لیے قانونی معاونت، نفسیاتی مشاورت اور رہائش سمیت دیگر بنیادی ضروریات کی مفت فراہمی، جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ، ورکنگ وومن ہاسٹلز کا قیام، چیف منسٹر پنک گیمز کا انعقاد۔ آئے ختم کریں صنفی تشدد اور صنفی امتیاز، ہماری ترجیح خواتین کا روشن کل اور محفوظ آج۔ حکومت پنجاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے ہے۔ اسلام آباد میں اڑان پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے شرکاء سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اداروں میں اصلاحات کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں۔ تفصیل عمر فاروق سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اڑان پاکستان سمر اسکالرز کے لیے منتخب طلبہ سے گفتگو میں اہم قومی اور پالیسی سازی سے متعلق امور پر اظہار خیال کیا اور شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں کشیدہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی ہماری مخلصانہ پیشکش کا مثبت جواب دینے کی بجائے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی۔ We defended our country. In that self-defense action, 6 planes were downed. We responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. We won this conventional war through modern techniques, modern technology, and so on and so forth. And flashing point of a nuclear war never came. By the grace of God, inshallah, it will never come. Our nuclear program is for our self-defense. It is not for aggression. محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی بدولت معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ سفارشی کلچر اور کرپشن کے خاتمے، شفافیت اور ٹیکس دائرہ کار میں اضافے کے لیے FBR میں اصلاحات کا عمل تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ Today, digitalization is the hallmark in FBR. Everything is being converted from papers to IT-led initiatives. And of course today, AI-led initiatives. As a result, a sector in our industry, which was contributing just 12 billions, will now be contributing through enforcement more than 50 billion rupees.
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टीम वर्क और कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। अवामी खिदमत और तरक्याती अहदाफ के उसूल के लिए हम सब जवाबदेह हैं। Performance is the name of the game. I have no love lost for any person. They are all my very honorable, respected colleagues, whether they are bureaucrats, professionals, ministers. They are my masters if they are serving the nation. And I don't know them if they're not serving the nation. We have to achieve our targets. If we would have failed to serve the cause of this country, and I will have to face the music along with my colleagues. If we're able to deliver, we can stand with our head high in public domain. एक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब से अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। आलमी सतह पर कार्बन इखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। इस सिलसिले में इज्तिमाई इक़दामात ज़रूरी हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। समर स्कॉलर्स प्रोग्राम में मुल्क भर से नौजवानों की शमूलियत खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरका को मुखातिब करते हुए कहा कि वो समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ शोबों, वजारतों और इदारों में बेहतरी और खामियों का मुशाहिदा करें। आपका फीडबैक हुकूमती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुफीद साबित होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशस्त में शिरकत की। कंजा नकवी की रिपोर्ट। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त में शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों ने मार्का हक में भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कश्मीरी अवाम ने पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार करते हुए DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास भी पेश किया। तकरीब में शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल व जवाब की जामे नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी, है और हमेशा रहेगी। कश्मीर है वो पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीर के लिए हम पहले भी बहुत जंगें लड़ चुके हैं और मजीद भी लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। जो हमारी जंग मैदान में हुई है, हवा में हुई, उससे पहले जो जंग हुई है वो सोशल मीडिया पे हुई है, जो हमने जीती है उनसे। फौज अवाम से और अवाम फौज से। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है और ऐसे ही हमारे अंदर भी ये जज्बा है, हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कश्मीरी हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं और वो पाक फौज के साथ शाना बशाना उनके खड़े रहेंगे। हम कश्मीरी हम पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप उसको अपना वकील और अपना महफूज समझते हैं। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी आवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। कंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है, ख्वाहिश है सूबे में मुस्बत तब्दीली आए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा मजीद सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक उनकी जमात मुशावरत से फैसला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ANP से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि सेनेट एडजस्टमेंट के बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तहरीक चलाना सबका हक है, लेकिन एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक चलाना हर किसी का जमहूरी हक है, चलाएं। जो आइन और कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसको जो भी फॉलो करेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेगा, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करेगा, उसको फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे। इससे पहले पेशावर में तकरीब से खिताब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, सूबे में सनती तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। और अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्त हुआ चाहता है आज़ान इशा का। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں درست ہر وقت بر وقت اقتصادی ترقی کی منزل کا حصول ممکن ہوتا ہے فکر و عمل کی ہم آہنگی سے۔ الحمدللہ حکومت پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے دوران پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 1045 ارب روپے کی رقم ترقیاتی کاموں پر خرچ کر کے ہر سطح پر سوچ اور عمل کی ہم آہنگی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے کار فرما عناصر میں 5 ایز پر مبنی اڑان پاکستان ویژن، منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل اور مؤثر نگرانی پر زور، اور ان کی مقررہ مدت میں تکمیل پر سختی سے عمل درآمد سر فہرست ہیں۔ یہ پاکستان کی تعمیر و تشکیل نو کی بلندیوں کی جانب اڑان کا نقطۂ آغاز ہے، جو آنے والے دنوں میں اسی لگن، اسی جوش اور اسی ویژن کے تحت جاری رہے گا۔ آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم قائد اعظم کے خواب کی تکمیل کے لیے مل کر دن رات محنت کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ آئیں مل کر آگے بڑھیں، اڑان بھریں۔ وزارت منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات، حکومت پاکستان۔ بریک کے بعد کچھ بات کریں گے پاکستان سٹاک مارکیٹ کی۔ گزشتہ کاروباری ہفتہ ملکی معیشت کے لیے بہترین رہا اور 100 انڈیکس نے نئے ریکارڈز بھی قائم کیے۔ ضمیر عباس رپورٹ کریں گے۔ گزشتہ کاروباری ہفتہ ملکی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ اس دوران سٹاک مارکیٹ میں مجموعی طور پر 2350 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 1,34,931 پر بھی پہنچی۔ اسی ہفتے اسٹیٹ بینک نے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے۔ 3 سال کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ اسٹیٹ بینک نے اسی ہفتے گزشتہ مالی سال میں حاصل ہونے والے ترسیلات زر کے اعداد و شمار بھی جاری کیے۔ جامع اقتصادی پالیسی کی بدولت حکومت نے ترسیلات زر میں 38 ارب ڈالرز کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ یہ ترسیلات زر 2023-24 کے مقابلے 26% زیادہ ہیں۔ سال 2023-24 میں پاکستان کو 30 ارب ڈالرز کی ترسیلات حاصل ہوئی تھیں۔ پوری دنیا میں جو ہے اب وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو پریفرنس دے رہے ہیں،
उधर जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बहुत सी माशी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत ही तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत और ताल्लुकात के फरोग के लिए होने वाली पेशरफ्त ने भी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया है। पाकिस्तान और तुर्किया ने अगले चंद साल में तिजारत को $5 अरब तक ले जाने का फैसला किया है, जबकि आज़रबाईजान भी पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और रूस के बाहमी ताल्लुकात में भी मजबूती आ रही है। रूस की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा बहाल करके जदीद खतूत पर इस्तवार करने में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SAFC ने मुल्क की माशी बहाली में कलीदी किरदार अदा किया है। सिर्फ 11 माह में तरसीलात ज़र में 28.79% इजाफा हुआ। तफसील बता रही हैं आयशा आफरीन। SIFC की पॉलिसियां रंग ले आईं। IMF ने पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत में करार दे दिया। आलमी इदारा मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक को मस्बत करार दिया, जबकि अमरीकी एजेंसी फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स CCC+ से B- कर दी, जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख की बहाली की दलील है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र में 28.79% का नुमाया इजाफा देखा गया, जो बढ़कर 34.89 अरब डॉलर तक पहुँची। गुज़िश्ता माली साल के अख्तिताम तक ये हजम 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। इनमें सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से भेजी गई रकूम का तनासुब 70% है। पाकिस्तान ने बरामदात के शोबे में भी नुमाया तरक्की की। यूरोपीय मंडियों में बरामदात में 8.62% इजाफा हुआ और सिर्फ 10 माह में 7 अरब 55 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गयी। खुसूसन टेक्सटाइल और मलबूसात की आलमी मांग में इजाफा पाकिस्तान के पैदावारी शोबे की बेहतरी का मजहर है। SIFC के तहत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में जबरदस्त इजाफा हुआ। रबड़ की मसनूआत में मुतासिर कुन सरमायाकारी हुई, जबकि समाजी खिदमात में बेपनाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सीमेंट और तामीरात के शोबे में भी सरमायाकारी मुस्तहकम रही, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में नुमाया तेजी देखने में आई। माहौलियाती मैदान में भी पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान ने पहली मरतबा ग्रीन सुकूक का इजरा किया, जिससे हासिल शुदा 30 अरब रुपए की खतीर रकम से 3 नए डैम्स और साफ तवानाई के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पाकिस्तान चीन में पहला पांडा बॉन्ड जारी करने जा रहा है, जिससे हासिल शुदा फंड जदीद ज़राअत, स्मार्ट फार्मिंग और मसनूई ज़हानत पर मुश्तमिल मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.4 अरब डॉलर के पायदार तरक्याती फंड की मंजूरी दे दी, जिसे मौसमियाती इस्तेहकाम, तवानाई और इक़्तिसादी तरक्की पर सर्फ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन मुआशी कामयाबियों को भारतीय साजिशों की नाकामी और कौमी तरक्की की फतह करार दिया है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। काउंसिल ने सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। इजलास के एलामिया के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम के मामले पर मजीद गौर दरकार है। इंक्वायरी के तरीक़ेकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास में आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया, जिनमें से 19 मुतफ़क्का तौर पर खारिज कर दी गई, जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनैद गफ्फार ने शिरकत की। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँचे। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निपटने और मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन की वजारत दाखिला और पाकिस्तानी वजारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मुनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पंजाब पुलिस में पहली बार खुसूसी फोर्स राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम कर दी गई है। राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स के पहले बैच की पासिंग आउट तकरीब में तरबियत मुकम्मल करने वाले जवानों ने मुश्तइल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मशकों का शानदार मुजाहिरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। इस हवाले से राइट मैनेजमेंट पुलिस का क़याम खुशाइंद है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि सदर जरदारी से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। ऐसी अफवाहों से मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रही हैं शुमाइला शब्बीर।
लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 120 में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हम सबका है और हमने मिलकर इसकी तरक्की के लिए काम करना है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सदर जरदारी से मुतल्लिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े कैटेगोरिकली ये बयान दे दिया है कि जरदारी साहब सदर ही रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये अफवाहों, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें फैलती हैं, ये होती बेबुनियाद है, मगर बिला वजह का जो असल काम के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए उसके अलावा इन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सबको पता चल गया कि ये हुकूमत काम करने के लिए आई है। सबको चाहिए कि मिलजुल के सारे सूबों में काम करें, चूँकि ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सरदार अयाज सादिक ने कहा कि 45 किलोमीटर के उनके हलके में तरक्याती कामों का आगाज वजीर आला पंजाब के विजन की अमली तस्वीर है। शहरियों से किया हुआ हर वादा पूरा किया जाएगा। रुकन पंजाब असम्बली सुहेल शौकत ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर चुकी है। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के विजन को आगे लेकर चल रही हैं। इस मौके पर कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने रुकन पंजाब असम्बली सुहेल शौकत के हमरा सड़क की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह किया। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, दुनियापुर की एक बाहिम्मत माँ ने अपने 2 बेटे वतन पर कुर्बान करके वो तारीख रकम की है जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये माँ न सिर्फ अपने शहदा पर नाजा हैं बल्कि उसका हौसला और एहसार पूरी कौम के लिए मशअल रहा है। इन सबूतों की शहादत और उनके अहले खाना का जज्बा इस अमर का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम दुश्मन के हर वार के आगे सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। अपने पाकिस्तान पे फख्र करती हूँ। मैं शहीदों की औलाद हूँ। 1947 की जंग में मेरा पूरे का पूरा खानदान शहीद है। मेरा लहू पाकिस्तान की जड़ों में है। मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ बाप की औलाद इतनी लायक हो कि माँ बाप का सदका जारिया बने। पाक वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी, जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान। मीरे इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, मीरे इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, गोरी महमूद ने बढ़ के तेरी हदों को चमकाया। पाकिस्तान कायदे आज़म की कोशिश से चढ़ा है तू परवान, प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, जाबर उस्मान की जान तेरे पे कुर्बान। और मेरे पंजाब जिला रखने वाले मेरे भारत और इसराइल का इस्लाम मुखालिफ नजरिया मुस्लिम दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा बन चुका है। तफसील जानेंगे सैयद मुअज़्ज़मुद्दीन से। India loves Israel. Just look at the numbers. India is the biggest purchaser of Israeli weapons, spending around $2.9 billion over the last decade. भारत इजराइल अस्करी इत्तेहाद के जरिए रियासती दहशतगर्दी के फरोग के लिए सरगर्म है। भारत दुनिया का एक बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क होने के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी से दो चार हुआ, मगर जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने इजराइल से गठजोड़ करके खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। यहूदो हनूद गठजोड़ के बाद असलहे की खरीदो फरोख्त पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के खिलाफ घनौनी साजिश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2012 से 2022 के दौरान $37 अरब मालियत का असलहा खरीदा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मेक इन इंडिया मंसूबे के तहत भारतीय और इजरायली कंपनियां मुश्तरका तौर पर असलहा साजी की टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रही हैं। रियासती दहशतगर्दी के लिए इजराइल भारत को जदीद मिसाइल, इंटेलिजेंस और निगरानी के निजाम फराहम कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा तजारती मुआहिदा भी ज़ेर गौर है। भारतीय जरीदे दक्कन हेरल्ड का कहना है कि यह हथियार न सिर्फ गजा में इजरायली फौज इस्तेमाल कर रही है बल्कि भारतीय फौज भी इनका इस्तेमाल
استعمال بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں کر رہی ہے۔ صہیونیت و ہندوتوا کا اسلاموفوبیا پر مبنی نظریہ مسلم دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ بن چکا ہے اور اسرائیل و بھارت کی مسلم ممالک کے خلاف دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری کی خاموشی خطے کو جنگ میں دھکیل رہی ہے۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل 13 جولائی 1931 کے شہداء اور دیگر تمام کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہداء کشمیر منائیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی اور سری نگر کے نقشبند صاحب میں واقع شہداء قبرستان کی طرف مارچ کیا جائے گا، جہاں 13 جولائی کے شہداء مدفون ہیں۔ ہڑتال اور مارچ کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے اور تمام آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے اس کی حمایت کی ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں ریلیاں، سیمینارز اور کانفرنسز ہوں گی۔ حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر سے ایک بیان میں کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہڑتال اور مارچ کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنائیں تاکہ بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنے شہداء کے عظیم مشن کو جاری رکھیں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری جدوجہد اسی تحریک کا تسلسل ہے جو 13 جولائی 1931 کے عظیم شہداء نے شروع کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی یہ جدوجہد شہداء کے پاکیزہ خون سے پروان چڑھی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کے فوجیوں نے 13 جولائی 1931 کو 22 کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ شہید ہونے والے یہ افراد ان ہزاروں لوگوں میں شامل تھے جو عبد القدیر نامی ایک شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت کے موقع پر سری نگر سینٹرل جیل کے باہر اکٹھے ہوئے تھے، جس نے کشمیری عوام کو ڈوگرا حکمرانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا کہا تھا۔ نماز ظہر کے وقت ایک کشمیری نوجوان نے جب آزان شروع کی تو مہاراجہ کے فوجیوں نے اسے گولی مار کر شہید کر دیا، جس کے بعد ایک اور شخص آزان پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ یوں آزان مکمل ہونے تک 22 کشمیریوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے گاندربل اور بانڈی پورہ کے اضلاع میں مزید 4 کشمیری مسلمانوں کی جائیدادیں بھی کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کی ہیں۔ اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہداء کشمیر منائیں گے۔ اس دن کی تاریخی اہمیت اور پس منظر کے حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے عدیل احمد خان نے، ملاحظہ کیجیے۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا سامراج کی جانب سے کشمیر میں خطبہ عید کی بندش اور نماز جمعہ پر پابندی کے خلاف ایک کشمیری نوجوان عبد القدیر خان کی جذبات سے بھرپور تقریر پر اس کے خلاف مقدمے کی سماعت کے پہلے روز سری نگر جیل کے باہر جمع مظاہرین میں سے کسی مسلمان نے نماز ظہر کے وقت اذان دینے کی کوشش کی تو وہاں تعینات ڈوگرا فوج نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اذان کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرنے کے لیے ایک اور نوجوان اٹھا، مگر اس کا انجام بھی پہلے شخص کے جیسا ہوا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک اذان کی تکمیل کے لیے 22 فرزندان توحید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ تاریخ کی منفرد اور عظیم اذان تھی جسے مکمل کرنے کے لیے 22 مسلمانوں نے اپنے لہو کا خراج پیش کیا۔ جو حالیہ تحریک کا آغاز ہوا بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف، اس کی بنیاد 1931 کی قربانیوں نے ہی رکھی تھی۔ ہم یہ 13 جولائی 1931 کا واقعہ جو ہے پوری کشمیر کی ہسٹری میں چونکہ حریت کا ایک پیغام دیتی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر یہ جو آپ کے نوجوانان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو اس کی ابتدا یہی لہو تھا جس سے کشمیر کی آزادی لکھی گئی ہے۔ 13 جولائی کو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ کشمیریوں نے تحریک آزادی کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ اس وقت ڈوگروں کے خلاف ہوتی، لیکن وہی ایک انسپائریشن ہے کشمیریوں کے لیے۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال 13 جولائی کا دن یوم شہداء کشمیر کے طور پر مناتے ہیں اور ریاست گیر جلسے جلوس، سیمینار اور مظاہروں کا انعقاد کر کے تحریک آزادی کشمیر کے اولین شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء نے کشمیری مسلمانوں کے لیے واضح سمت کا تعین کیا اور یہ وہ پہلا قطرہ ناحق تھا جس نے تحریک آزادی کشمیر کے نقشے کو اپنے لہو سے رنگین بنایا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ خبرنامے میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اقتصادی ترقی کی منزل کا حصول ممکن ہوتا ہے فکر و عمل کی ہم آہنگی سے۔ الحمدللہ حکومت پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے دوران پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 1045 ارب روپے کی رقم ترقیاتی کاموں پر خرچ کر کے ہر سطح پر سوچ اور عمل کی ہم آہنگی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے کار فرما عناصر میں 5 ایز پر مبنی اڑان پاکستان ویژن، منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل اور مؤثر نگرانی پر زور، اور ان کی مقررہ مدت میں تکمیل پر سختی سے عمل درآمد سر فہرست ہیں۔
ये पाकिस्तान की तामीर और तश्कील नौ की बुलंदियों की जानिब उड़ान का नुक्ताए आगाज है, जो आने वाले दिनों में इसी लगन, इसी जोश और इसी विजन के तहत जारी रहेगा। आए आज इस बात का फैसला करें कि हम कायदे आज़म के ख्वाब की तकमील के लिए मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आए मिलकर आगे बढ़ें, उड़ान भरें। वज़ारत मंसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, हुकूमत पाकिस्तान। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स ज़्यादा रहने का इम्कान है। तहम खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब और खित्ता पठवार में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। 13 जुलाई और 14 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश के बायस मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, बोनेर, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डीजी खान, शिमाल मशरकी पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासर होने का खतरा भी मौजूद है। और आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं से गर्मी में कमी मुतवक्के है। तफसील देखिए सईद वजीर की इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर हिस्सों में हालिया बारिशों के स्पेल के बाद सूरज दोबारा आग बरसाने लगा, जिससे गर्मी और हब्बस की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत में इजाफे से शहरों के मामूलाती जिंदगी मुतासर होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरकी पंजाब और बलूचिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तान में मानसून बारिशें जारी हैं और अगले 24 घंटे में मज़ीद बारिशों की तवक्को है। इसमें शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल होंगे। हालिया मानसून के दौरान जनूबी वजीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस वानागो मुल्जाम डैम रोड गुज़श्ता 4 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुमकिन बारिशों के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मूसलाधार बारिश के बायस शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा शुमाल मशरकी पंजाब के जो नदी नाले हैं, जो बरसाती नाले हैं, उनमें तुग़यानी आने का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने अवाम को मशवरे दिया है कि शदीद गर्मी और हबस के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई की है, जिससे दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। तफसील जानते हैं नवीद हयात की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचौली जारी रही। मुगलपुरा, ताजबाग और दीगर इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई। ताहम ज्यादातर शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने के इम्कानात हैं, जो 17 जुलाई तक जारी रहेगा। बारिशों से लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में तुग़यानी का खदशा है। पंजाब के अंदर लाहौर समेत जो शुमाली पंजाब है, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है और कहीं कहीं जो है वो तेज़ हो सकती है। लेकिन 24 घंटे के दौरान जो साउथ पंजाब है, जो डीजी खां के हिल टोरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है जो हिल टोरेंट के एरियाज़ हैं वहाँ पे तेज़ बारिश के इम्कानात हैं और फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहर भर में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया, PDM में वासा और दीगर मुतलका इदारों की टीमें मुसलसल अलर्ट हैं।
शहर के मुख्तलिफ मकामात से निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए मशीनरी और स्टाफ नशेबी इलाकों में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ज़ाती तौर पर सारी सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रही हैं। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस पंजाब के बड़े दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने के बायस डैम के स्पेलवे खोल दिए गए, जिसके नतीजे में तरबेला से पानी के अहराज का लेवल 2,60,000 से 2,70,000 क्यूसिक तक पहुँचने का इम्कान है, जिससे दरियाए सिंध के इतराफ के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में बिलवासा मुज़ाकरात तातुल का शिकार। अल जज़ीरा के मुताबिक सहूनी हुकूमत को गज़ा से इनकिला की हदूद पर इख्तलाफात हैं। अमरीका की जानिब से पेश करदा 60 रोज़ा जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे पर इत्तिफ़ाक़ राय अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। उनके मुताबिक हमास ने इसराइल की तरफ से पेश करदा इनखला के नक्शों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इन नक्शों के तहत 40% इलाका सहूनी हुकूमत के कब्जे में रह जाएगा, जिसमें रफ़ा का जनूबी इलाका और शिमाली और मशरक़ी गज़ा के मज़ीद हिस्से भी शामिल हैं। इमदादी सामान की तरसील और हिफाजती ज़मानत से मुतालिक मामलात भी मुज़ाकरात में रुकावट बने हुए हैं। और गजा में रात से इसराइली फ़ौज की बमबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 180 ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा पर इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 10 से ज़्यादा अफराद शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। दीर अल बलाह में खैमा बस्ती पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में भी 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाकर एक बार फिर तरक्की की राह पर गामज़न किया है। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत के जुर्रतमंदाना फ़ैसलों और आवाम की भरपूर तायद से भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत का झूठा बयानिया हर सतह पर बेनकाब हो रहा है। दुनिया पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम कर चुकी है। अगर आप देखेंगे तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी कोई काम हुए हैं, चाहे वो तालीम के शोबा में हुए हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, या मेडिकल सेहत के लिए सहूलतें मिली हैं, या आपको मोटरवेज मिले हैं, बिजली के घर मिले हैं, कोई चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे बंदरगाहें हों, कोई काम भी आप या कोई बाकी सलाहत हो, तो आपको जब से पाकिस्तान बना है 90% ये काम जो है वो मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हुआ है। आज अल्लाह ताला के फजल से फिर पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला है, वो जो बहरान में दाखिल कर गए थे PTI, और आज आपका मुल्क सफारती सतह पे सारी दुनिया पे सिर्फ पाकिस्तान का नाम जो पीछे जा चुका था आज फिर आगे हुआ है। और इंडिया जो ये कहता था कि मैं दुनिया में बड़ा 2 मुल्कों के साथ मेरा तल्लक है, आज तन्हाई का शिकार है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल दरामद ही हमारी फलाह का ज़रिया है। लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि अक़वाम आलम गजा में इसराइल के मज़ालिम रोकने के लिए किरदार अदा करें। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट। लाहौर में 2 रोज़ा सीरत कॉन्फ्रेंस की ख़ितामी तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हकीकी और पायदार तरक्की के लिए हमें दीन इस्लाम और अपने असलाफ की तालीमात पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि इल्म मार्फत इलाही का सबसे बड़ा ज़रिया है, हमें तहकीक के इल्म को तरवीज देना होगी। एहसन इकबाल ने कहा कि वतन अजीज़ को मुआशी बहरान से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया गया है। अगर हमने मार्फत हासिल करनी है खुदा की, तो उस मार्फत की सबसे मजबूत बुनियाद इल्म की सीढ़ी है। दुनिया को सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन असबाक से, उन तालीमात से, उन असूलों से और उन नज़रियात से आशना करें कि जिन्होंने इंसानियत के तब रसते हुए ज़ख्मों पे मरहम का काम करते हुए एक ऐसा मुआशरा कायम किया था जो समाजी इंसाफ पे भी मबनी था, जो रहम दिली पर भी मबनी था, जो फलाह के ऊपर भी मबनी था, और जो उनको तरक्की करने के मौके भी फराहम करता था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि गजा में इसराइल की बर्बरियत सबके सामने है। अक़वाम आलम गजा में जारी इसराइल के मुजालिम रोकने के लिए भरपूर इक़दामात करे। 1 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसने कमो बेश 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों को इस कदर बेबस कर रखा है कि वो सुबह शाम गजा में मुसलमानों के खून से होली खेलता है। वो क्या चीज़ है कि जिसने 1 करोड़ की आबादी को इतना ताकतवर कर दिया है?
اور 2.25 ارب کی آبادی کو اتنا غیر مؤثر کر دیا ہے کہ وہ اپنے حق انصاف کے لیے دنیا میں کوئی قابل ذکر آواز بھی اٹھانے سے قاصر ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں تجارت میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے تحفظ اور حقوق کے حوالے سے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ چیئرمین گوادر بندرگاہ نور الحق بلوچ نے گوادر پورٹ پر کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چین سے آئے ہوئے ماہر انجینئرز اور ڈپٹی ڈائریکٹر گوادر پورٹ نے منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی نے پلانٹ کو دوبارہ فعال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چینی ماہرین کی معاونت سے تکنیکی مسائل کو حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پلانٹ کی بحالی کے کام میں انجینئرز اور دیگر حکام نے دن رات کام کیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے NA-127 لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں فری آئی کیمپ اور فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا۔ وردہ سلیم کی رپورٹ۔ لاہور میں قومی اسمبلی کا حلقہ NA-127 میں فری آئی کیمپ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور ان کی والدہ سینئر نون لیگی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ کی ہدایت پر لگایا گیا، جس میں علاقے کے مکینوں کو مفت آنکھوں کے معائنے اور علاج کی سہولت فراہم کی گئی۔ نون لیگ کی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور شہریوں کے لیے مفت طبی معائنہ اور ادویات کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر معروف روحانی شخصیت پیر ذوالفقار علی نے خصوصی دعا کروائی۔ شہریوں نے آئی کیمپ کے انعقاد اور اس اہم فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ عوامی خدمت کی بہترین مثال ہے، جس سے غریب و نادار افراد کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ نون لیگ کے رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے کہا کہ عوام کو تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی موجودہ قیادت کی اولین ترجیح ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سلسلے میں اہم اقدامات کیے ہیں۔ اس موقع پر ساجدہ فاروق تارڑ کے ہمراہ ان کے PSO شہباز طالب، رابعہ افضل، عظمیٰ بٹ، رانا ارسلان، انجم شراز، منور حسین نقوی، پیر ذوالفقار یوسفی، رانا شوکت علی، شیخ طاہر حنیف اور ملک محمد حسن بھی موجود تھے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل کل پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چین کے شہر دازھو میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں پاکستان نے ملائیشیا کو شکست دی۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا۔ فائنلسٹ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، جس میں پاکستان نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ میں ابھی تک ناقابل شکست ہے۔ پاکستان نے دوسری ایشین مینز انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کا شاندار آغاز کیا ہے۔ تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ میں پاکستان انڈر 16 نے کوریا کو 3-0 سے شکست دے دی۔ اپنے پہلے میچ میں پاکستان کی کامیابی کا سکور 25-16، 25-19 اور 25-8 رہا۔ پاکستان اپنے دوسرے میچ میں کل سعودی عرب کے مد مقابل ہوگا۔ پولینڈ کی ایگا شویٹک نے ٹینس گرینڈ سلیم ومبلڈن اوپن کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ برطانیہ میں کھیلے گئے فائنل میچ میں شویٹک نے امریکہ کی امانڈا انیسیمووا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ ایگا شویٹک نے ٹائٹل 6-0 اور 6-0 سے اپنے نام کیا۔ مقابلہ صرف 57 منٹس تک جاری رہا۔ پولش ٹینس سٹار کا یہ پہلا ومبلڈن جبکہ چھٹا گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ اس کامیابی کے بعد ایگا شویٹک کے کیریئر ٹائٹلز کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ومبلڈن اوپن مین سنگلز کا فائنل اٹلی کے جانک سنر اور اسپین کے کارلوس الکراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ برطانیہ میں جاری ٹینس گرینڈ سلیم کے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 جانک سنر نے 24 گرینڈ سلیم جیتنے والے سربیا کے نوواک جوکووچ کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ سنر نے جوکووچ کو 6-3، 6-3 اور 6-4 سے مات دی۔ ایک اور سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز نے امریکہ کے ٹیلر فرٹز کو شکست دی۔ الکراز نے مقابلہ 6-4، 5-7، 6-3 اور 7-6 سے اپنے نام کیا۔ ہسپانوی کھلاڑی لگاتار تیسری مرتبہ ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم ہیں اور وہ 24 میچز سے ناقابل شکست ہیں۔ قطر میں ہونے والی ماسٹر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں باپ بیٹے سمیت پاکستان کے 4 پہلوانوں نے گولڈ میڈل جیت لیے۔ گوجرانوالہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کمشنر آفس میں پہلوانوں کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب امیر سنگھ اروڑا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے پہلوانوں کو 1-1 لاکھ روپے نقد انعام کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ چیک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیے گئے۔ ماسٹر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں 65 سالہ امجد راٹھور نے گولڈ جبکہ ان کے بیٹے نے سلور میڈل حاصل کیا۔ امجد راٹھور کے 2 شاگردوں نے بھی 2 گولڈ میڈل حاصل کیے تھے۔ اور ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔